Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Fatima Sheikh. तो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. छोटा सा ही टॉपिक है, फातिमा शेख जी के बारे में है. तो अक्सर वीमेन जो कंट्रीब्यूटर्स हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा के सोशल डेवलपमेंट को लेकर के, उनसे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं. देखिए, मेन सोशल रिफॉर्मर्स तो आपको पता ही हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग हो गए, उनके बारे में आप बहुत पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए. बट वीमेन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में कम पता होता है. उन पे जब सवाल आता है तो फिर आपको एग्जाम्पल्स कम मिलते हैं मेंस आंसर राइटिंग में. और उसमें भी अगर वीमेन मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर की बात आए तो गिने चुने नाम आते हैं. तो इसलिए फातिमा शेख जी का नाम इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सी वॉज वीमेन मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर. तो देखते हैं इनके बारे में. सी वॉज एन इंडियन एजुकेटर हु वॉज कलीग ऑफ सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले. तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया है आपको. सो दे वेयर इनटू द एरिया ऑफ एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स, खासकर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे उनका स्पेशल एम्फेसिस रहता था. तो उसके अलावा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है. एंड फातिमा शेख वाज कलीग ऑफ दीज टू सोशल रिफॉर्मर्स, ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले. And she is considered as one of the first Muslim women teachers of modern India. She started educating Dalit children in Jyotiba Phule School. इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कल का दिन 9th जनवरी was her 192nd birth anniversary. So she was born on 9 जनवरी. इस कारण से इनसे रिलेटेड ये आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में. इस तरह के आर्टिकल से हम जो छोटे छोटे पॉइंट्स निकालते हैं, ये हमें मेंस में एक्स्ट्रा पॉइंट स्कोर करने में मदद करेंगे. कहाँ इस्तेमाल करेंगे मेंस में, वो भी ज़रा देख लेते हैं. सी कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ मुस्लिम वुमन सोशल रिफॉर्मर ऑफ ब्रिटिश एरा. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है, इनसे रिलेटेड हो सकता है. प्रीलिम्स में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है इस तरीके का कुछ. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 2018 and it was started as an initiative of नीति आयोग इन पार्टनरशिप विथ स्टेट गवर्नमेंट्स. इसका मेन पर्पस क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, आप सबको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट पब्लिश होती है UNDP की, उसमें एक इंडेक्स आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर क्या डेवलपमेंट का लेवल है उसके बेसिस पे उनको स्कोर और रैंक दिया जाता है. आपको ये भी पता होगा कि इंडिया की रैंक हमेशा खराब ही आती है, ऑन द लोअर साइड ही आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में. फॉर एग्जांपल, द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2022, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द ईयर 2021 पब्लिश हुआ था, उसमें इंडिया का रैंक 132 था आउट ऑफ 191 कंट्रीज. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग हमेशा खराब ही रहती है, ऑन द लोअर साइड ही रहती है. फिर भारत सरकार ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया 2018 में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. क्योंकि जब क्लोजली स्टडी किया नीति आयोग ने, तो नीति आयोग ने पाया कि इंडिया के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट के कारण ओवरऑल इंडिया की रैंक खराब हो रही है. और अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर हम लोग डेवलपमेंटल पैरामीटर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इसको अगर इम्प्रूव कर पाएँ तो फिर पूरा इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक इम्प्रूव हो सकता है. सो इस तरीके से नीति आयोग ने स्टार्ट किया ये टारगेटेड इनिशिएटिव, जिसमें फोकस किया जा रहा था ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स पे जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर्टिकुलरली बैकवर्ड हैं या लो हैं. तो इस तरीके से शुरू हुआ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. इसका मेन पर्पस ही था
to bring improvement in the lifestyle of the people living in the certain backward districts of India. इसके अंतर्गत 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया अक्रॉस 28 स्टेट्स. टारगेट ये रखा गया कि एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम हर स्टेट से चुना ही जाए, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट से चुना जाए इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. बट जो स्टेट्स ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट चुने जाएं. और इस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने गए और जिनके ऊपर टारगेटेड तरीके से काम शुरू किया गया. 5 एरियाज़ थे जहाँ पे काम शुरू किया गया: हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल फॉर्मेशन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. और इन 5 इंडिकेटर्स में भी अलग अलग वेटेज असाइन किया गया अलग अलग इंडिकेटर को, कि ज़्यादा फोकस रहेगा हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन पे, इसको 30% वेटेज दिया गया. एग्रीकल्चर को 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल फॉर्मेशन को 10 एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 10% का वेटेज दिया गया. तो इस तरीके से शुरू किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू सम एक्सटेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस. अब उसी लाइन पे भारत सरकार लेकर के आई है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसमें अब डिस्ट्रिक्ट नहीं, अब ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा. जो सब डिवीजन हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो ब्लॉक होते हैं, अब उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा. जो पर्टिकुलरली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके डिक्लेयर किया जाएगा एज एस्पिरेशनल ब्लॉक्स. और फिर उनके इन ब्लॉक्स के अंदर जो अलग अलग डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी. तो दिस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इज़ इन लाइन विथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2018. उसी लाइन पे अब लाया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. इसका मेन फोकस होगा इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स दैट आर लैगिंग इन दीज 5 पैरामीटर्स. तो पैरामीटर्स वही हैं, लेकिन इस बार टारगेट जो होगा वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना होकर के ब्लॉक लेवल पे होगा. इंडिया से लगभग 500 डिस्ट्रिक्ट से अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हमने अलग अलग ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है. तो ज़्यादातर जो ब्लॉक्स हैं वो इन 6 स्टेट से आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश से 68 ब्लॉक्स, बिहार से 61, मध्य प्रदेश से 42, झारखंड से 34, उड़ीसा से 29 एंड वेस्ट बंगाल से 29. तो यही सारे स्टेट्स तो ज़्यादा बैकवर्ड है हमारे देश में, यहीं से ज़्यादा ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किए गए अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. इनमें से भी 100 ब्लॉक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा. दे विल बी आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट एट माइक्रो लेवल. ये जो 5 इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया, इन 5 इंडिकेटर्स पे काम किया जाएगा. और IIT कानपुर और IIT लखनऊ के स्टूडेंट्स की मदद ली जाएगी इन मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन दीज एस्पिरेशनल ब्लॉक रीजन्स. द SDM ऑफ दिस रीजन विल बी द नोडल ऑफिसर फॉर द ब्लॉक इन डेवलपमेंट्स. अलग अलग स्कीम्स इन ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे यहाँ के डेवलपमेंट के लिए इन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत. जैसे कि स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड विल इंक्लूड बैंकिंग करस्पॉन्डेंट स्कीम्स, सखी प्रोग्राम, ग्राम सचिवालय एंड अमृत सरोवर स्कीम्स. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ओजोन लेयर, जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि नाउ इट इज़ रिकवरिंग. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. हमारे अर्थ के ऊपर एयर का एक ब्लैंकेट कवर जैसा है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर कुड बी सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. सबसे जो इमीडिएट लेयर है अर्थ सरफेस के ऊपर उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. इसकी हाइट लगभग 12 किलोमीटर तक है, कुछ कुछ जगहों पे 18 तक है, कुछ जगहों पे 12 किलोमीटर तक है. फिर उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर. तो अगर बात की जाए, हर एक लेयर की अपनी अपनी खासियत है. जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, विंड का मूवमेंट, चाहे कन्वेक्शनल विंड हो या फिर सरफेस विंड हो, जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना होते हैं वो सब के सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं. इसके ऊपर नहीं होता. यहाँ पे जाते ही पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पैसिव हो जाता है. क्यों? अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक कंडीशन बनता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज, जो एक तरीके का टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन होता है. और इस कारण से जो भी कन्वेक्शनल विंड्स हैं वो इसके ऊपर जा ही नहीं पाती. इस कारण से इसके ऊपर ना कभी कोई कन्वेक्शनल विंड होती है, ना क्लाउड होता है, ना रेनफॉल होती है. राइट. तो जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो सब के सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते.
ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर लगभग 20 से 30 किलोमीटर की हाइट पे होता है, जो सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें सील्ड करता है, जिस कारण से हमारे स्किन को डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाया जा सकता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। फिर इसके ऊपर होता है मीजोस्फेयर। दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मीटियोर्स। तो जो अलग अलग प्लैनेट्स के टूटते हुए पार्ट हैं वो कभी भी अगर हमारे अर्थ की तरफ आए भी तो वो मीजोस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण बर्न होकर के ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरह से। थर्मोस्फेयर इज़ नोन फॉर ऑरोरा, सैटेलाइट एंड रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो वेव्स भेजे जाते हैं जो अर्थ से, वो थर्मोस्फेयर से वापस से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे अर्थ पे आ जाते हैं, जिससे हम लोग रेडियो बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं। सैटेलाइट्स भी ज़्यादातर जो हैं वो बहुत सारे थर्मोस्फेयर के लेवल पे ही हैं, यानी कि 80 to 700 किलोमीटर के एरिया में। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ ध्यान देने वाली है, वो है कर्मन लाइन। माना जाता है कि अर्थ सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पे एक इमेजिनरी लाइन है कर्मन लाइन। कर्मन लाइन के बाहर हम कहते हैं कि इट इज़ आउटर स्पेस या आउटर एटमॉस्फेयर, इसको कहते हैं हम लोग इनर एटमॉस्फेयर। तो दिस इज़ द कर्मन लाइन विच इज़ एट 100 किलोमीटर। इसके बाहर को हम लोग कहते हैं आउटर एटमॉस्फेयर या आउटर स्पेस। फिर होता है एक्सोस्फेयर, द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक्सोस्फेयर धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पे डेंसिटी एयर की कम होते 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 ख़त्म हो जाती है। अभी ओजोन लेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है, इसकी थिकनेस लगभग 10 से 15 किलोमीटर की होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये 10 से 15 किलोमीटर थिक होता है ओजोन लेयर। कहीं कहीं जगहों पे थिकनेस ज़्यादा होती है, कहीं पे थिकनेस कम होती है। थिकनेस को मेजर करने के लिए, ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजर करने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। उस यूनिट को हम लोग कहते हैं डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन यूनिट, 1 डॉब्सन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 लेयर ऑफ प्योर ओजोन मॉलिक्यूल्स ऑफ 0.01 मिलीमीटर थिक। इतना टेक्निकलिटीज़ में आप ना भी समझें तब भी आप ये समझिए कि ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डॉब्सन यूनिट। जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ओजोन बनता कैसे है, क्योंकि ओजोन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, O3। तो सन से आने वाली जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है। एक्सेसिव एनर्जी जो है इसके बीच के बॉन्ड को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और 2 ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाते हैं। उसमें से एक रेडिकल जा करके अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाए तो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। अभी ओजोन होल क्या चीज़ होती है वो ज़रा समझते हैं। देखिए, तो खासकर जो, वैसे तो ओजोन लेयर अर्थ के चारों तरफ ही हैं, लेकिन पोलर रीजन में खासकर हो क्या रहा है कि इन ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन आ रहा है, इनकी थिकनेस में कमी आ रही है। और इस ओजोन लेयर के थिकनेस की कमी को ही हम लोग कहते हैं ओजोन होल। और ये खासकर बन रहा है अंटार्कटिका के ऊपर। द थिकनेस ऑफ ओजोन इज डिक्रीजिंग, जिसको हम लोग कह रहे हैं ओजोन होल। इस ओजोन होल के बनने के कारण हो क्या रहा है कि सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया से पास करते हुए अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में इंटर कर जा रही हैं। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएं तो उससे फिर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, दे विल कम टू डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड दैट मे कॉज लॉट मैनी डैमेजेस। जैसे अगर ह्यूमन का एक्सपोजर डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रति बढ़ा दिया जाए तो दैट में लीड टू स्किन डिजीजेस, इवन इट में लीड टू स्किन कैंसर। तो इसलिए ये खतरनाक है। ये जो ओजोन होल्स बन रहे हैं खासकर अंटार्कटिका के ऊपर, जहाँ पे ओजोन की जो थिकनेस है वो घट रही है, दैट इज अलाउिंग मोर एंड मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दैट इज डेंजरस टू अस। और इस कारण से वी कैन बी एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड दैट में कॉज टू मेनी डिजीजेस, इवन टू द लेवल ऑफ कैंसर। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये इमेज दे रखा है। डिप्लीशन का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, बट थिकनेस कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ओजोन का थिकनेस ज़्यादा है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थिकनेस कम हो जाएगी। अभी थिकनेस कम होने के पीछे कारण क्या है? थिकनेस कम होने के पीछे कारण ये है कि हम डे टू डे लाइफ में ऐसे कई सारे सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए या एयर कूलिंग पर्पस के लिए। जो सब्सटेंस हमारे लिए तो रेफ्रिजरेशन या एयर कूलिंग का काम कर देते हैं, लेकिन वो फिर अपर एटमॉस्फेयर में जा कर के, ऐसे
हमारे स्ट्रेटोस्फेयर से होते हुए ट्रोपोस्फेयर से होते हुए जाकर के स्ट्रेटोस्फेयर में जब मिलते हैं तो वो फिर ओजोन लेयर के लिए खतरनाक साबित होते हैं। जैसे बात की जाए HCFC की, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की, या फिर बात की जाए CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। ये जो सब्सटेंस हैं ये हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये CFC या HCFC जब एक बार एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं तो फिर वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुँच करके ओजोन लेयर को डैमेज कर सकते हैं और जहाँ से फिर ओजोन होल क्रिएट होते हैं। और इसी कारण से ओजोन होल्स बनने लगे, जिसको फिर वर्ल्ड कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया कि थ्रेट ऑफ ओजोन होल इज़ लूमिंग लार्ज फॉर द वर्ल्ड। आप इस तरीके से देख सकते हैं कैसे ओजोन होल, ये रेड कलर से दिखाया है ओजोन होल को। तो 1970s में वर्ल्ड कंट्री रियलाइज्ड कि ओजोन होल बन रहा है और वो भी अंटार्कटिका के ऊपर बन रहा है, एंड दैट कुड बी डेंजरस फॉर ऑल द वर्ल्ड कंट्रीज, एवरीवन कलेक्टिवली ऑन द अर्थ सरफेस। और फिर 1987 में वर्ल्ड कंट्रीज ने एक प्रोटोकॉल साइन किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत देन वर्ल्ड कंट्रीज डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन द यूजेज ऑफ दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जैसे ही हमने इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज का इस्तेमाल करना कम किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर हमारा ओजोन लेयर जो है अपने आप रिकवर करने लगा और आज के डेट में काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है। और इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। अब न्यूज़ निकल के आ रही है, यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट है जिसका नाम है साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022। इसके हिसाब से द अर्थ्स ओजोन लेयर इज स्लोली रिकवरिंग एंड इट हैज़ रिकवर्ड ऑलमोस्ट टू इट्स pre-ozone layer depletion level. The successful phasing out of the banned substances and envisioned by the Montreal Protocol has set up a stage for complete recovery of the ozone layer by 2060. तो काफ़ी हद तक रिकवर हो गया और 2060 तक कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी as per this report released by United Nations. इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो छोटे छोटे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं। ये APSC टाइप क्वेश्चंस हैं। इस तरह के सवाल APSC प्रीलिम्स में सीधे सीधे आ सकते हैं। वैसे उनमें भी APSC में भी आजकल कुछ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं। UPSC में आजकल इस तरह के डायरेक्ट सवाल आप उम्मीद नहीं करते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट PM स्वनिधि स्कीम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। PM स्वनिधि स्कीम, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसका मेन पर्पस है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटे छोटे ठेले वाले, रेड़ी वाले हैं, उनको लगभग 10,000 तक का लोन दिया जाए ताकि वो अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इम्प्रूव कर पाएँ और अपने बिजनेस को और ठीक तरीके से कंडक्ट कर पाएँ। ये जो PM स्वनिधि स्कीम है ये कोविड-19 से रिलेटेड जो लॉकडाउन्स लगे थे उसके बाद अनाउंस किया था सरकार ने, ताकि इस तरीके के जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा था, उसको हेल्प करने के लिए, ताकि ये बिजनेसेस वापस से रिकवर कर पाएँ आफ्टर द इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड-19 एसोसिएटेड लॉकडाउन। तो PM स्वनिधि स्कीम एकदम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सोचिए और समझिए। 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को एज ए वर्किंग कैपिटल, ताकि वो अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक कर पाएँ और अपनी इनकम में थोड़ा सा ऑगमेंटेशन कर पाएँ। इसमें टारगेट किया जा रहा है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का, और जो इंटरेस्ट होगा वो काफ़ी कम होगा, 7% पर एनम होगा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। दे विल हैव टू पे द मनी इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और वो मंथली इंस्टॉलमेंट के जो टर्म्स कंडीशंस होंगे वो काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिए जाएंगे। तो वन टाइमली अर्ली रिपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट सब्सिडी एट 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन क्वार्टरली बेसिस। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है, देखिए लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जबकि इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी इससे रिलेटेड न्यूज़ निकल कर के आ रही है। वैसे तो ये 2019 का न्यूज़ है, ये 2019 का न्यूज़ है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट सब्सिडी है 7% पर एनम, इंटरेस्ट रेट 7% नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इज़ क्वाइट चीपर फॉर PM स्वनिधि स्कीम। अभी ध्यान देने वाली बात यह है
कि वैसे तो ये पुराना न्यूज़ है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है पीएम स्वनिधि स्कीम को लेकर के, कि पीएम स्वनिधि स्कीम में बैंक जब भी स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देगा तो उनसे कुछ भी गारंटी के तौर पे कोई पेपर नहीं लेगा, क्योंकि पीएम स्वनिधि स्कीम में कोई गारंटी लेने की ज़रूरत नहीं है. अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम देर इज नो नीड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट एज गारंटी बिकॉज हियर द गारंटी हैज़ बीन गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ. ऐसा क्लैरिफाई किया है निर्मला सीतारमन जी ने. इस कारण से पीएम स्वनिधि स्कीम वापस से न्यूज़ में आया है. हो सकता है इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में कुछ सवाल आ जाए. तो इस टॉपिक पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे करके रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मोटर व्हीकल गंगा विलास. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या है न्यूज़? हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं एक नए रिवराइन क्रूज का फ्लैग ऑफ. इसका नाम है मोटर व्हीकल गंगा विलास. इसको वाराणसी से शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश के, और ये फिर डिब्रूगढ़ तक चलेगा. इसकी खासियत ये है, मोटर व्हीकल गंगा विलास न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज होगा. इसकी लेंथ 62 मीटर की है, जबकि विड्थ है इसकी 12 मीटर की. सो इट इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर क्रूज. इस कारण से न्यूज में है. इसकी टोटल 51 डेज की जर्नी होगी वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक, और इसमें ये लगभग 3200 किलोमीटर ट्रैवल करेगा अक्रॉस 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया. बीच में ये थोड़ा टाइम के लिए बांग्लादेश में भी इंटर करेगा. 51 डेज़ की क्रूज है जहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे हॉल्ट भी करेगा. असम के अंदर जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हॉल्ट करेगा वो है मायोंग, माजुली, काजीरंगा. तो या तो सीधा सीधा प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाएगा एमवी गंगा विलास के बारे में, कहाँ से कहाँ तक है, कितने दिन की जर्नी है, लॉन्गेस्ट है, क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है. या तो फिर मेंस में आप पासिंग रेफरेंस में लिख सकते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्लैग्ड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज मोटर व्हीकल गंगा विलास. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. ये जो सवाल था देखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड से बड़ी आसानी से कर सकते थे. मैंने आपको क्या कहा था? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 9 जनवरी 1915. तो वैसे ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, करेक्ट आंसर निकल करके आएगा 2 और 3, क्योंकि बाकी तीनों में 1 तो ऑलरेडी है. राइट. तो एलिमिनेशन मेथड से आप इस सवाल को कर सकते थे. ग्रीन बॉन्ड में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. सो डी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि ग्रीन बॉन्ड में जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर फॉर लॉन्ग डेट मैच्योरिटीज़. और सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.